नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आगामी जो भी एग्ज़ाम हैं, पीसीएस लेवल के हों, एसएससी लेवल की हों या जो ग्रुप डी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, एईडीओ का एग्ज़ाम हो, बिहार में दरोगा की वैकेंसी आ गई है, उन सब के लिए मैं आपको जीएस कवर करवा रहा था। तो मैं आपको जो बिहार स्पेशल की क्लासेस होती हैं, उनको पूरी तरीके से कवर करवा दिया। बीपीएससी 72 का एग्ज़ाम हुआ, उसमें बहुत सारे सवाल उससे आए थे। सेकेंड स्टेप में जो मैं बायोलॉजी है उसको कवर करवा रहा था और 3 क्लासेस उसकी मैंने डाल दी हैं और वो क्लासेस प्रॉपर तरीके से चलती रहेंगी और उसका जो नोट्स होगा इसी पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलता रहेगा। आप सामने रख के सुनते रहें, जिससे क्या हो कि टाइम आपका मतलब कि वेस्ट ना हो, चीज़ें जल्दी-जल्दी कंप्लीट हो जाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे आने वाले हैं। तीसरा स्टेप मैं ये उठा रहा आज से कि अब एक ही सब्जेक्ट को लेके चलने से थोड़ा टाइम लग सकता है। अब मुझे टाइम इसलिए लग रहा क्योंकि मैं अकेले अभी काम कर रहा, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन फिर भी कर रहा, तो उसमें आज से जो मैं सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, वो है मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। क्योंकि सबसे ज़्यादा जहाँ से सवाल बनते हैं, पहले मैं सोचा उन सब्जेक्ट को करवा देता हूँ। इसी सीरीज़ में मैंने बिहार स्पेशल आपको अच्छे से करवा दिया। उसके बाद मैंने क्या करवा रहा, आपको बायोलॉजी करवा रहा, ठीक है? और तीसरे स्टेप में जो मैं आधुनिक भारत का इतिहास है, उसको करवाऊँगा। आज से उसकी क्लासेस आधुनिक भारत की शुरू हो जाएँगी। फिर पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफ़ी हो गया, जहाँ से पहले ज़्यादा सवाल बन रहे हैं, उन सबको कवर करना है और उसके करंट तो फिर तो पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा। तो उनको पहले कवर कर लेना, उसके बाद में एंशिएंट मिडवल सब कुछ अच्छे से ढंग से फ्री रूप में यूट्यूब चैनल पे सब कुछ डाल दूँगा। आपको इस पीडीएफ को ले लेनी है और लगातार इसको पढ़ाई करनी है। इस पीडीएफ के माध्यम से आपका टाइम नहीं वेस्ट होता, आपको इतना सारा लिखना नहीं पड़ता। और देखो मेरे पीडीएफ का जो फॉर्मेट है, देखो इतनी सारी जगह मैं दे रहा आपको। यहाँ से देखो इतना स्पेस में हर मतलब कि पेज में दे रहा। तो अगर कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है और इसके बाद करना क्या है, आपको अब किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा। आप लाख किताब पढ़ लो, इससे ज़्यादा अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाओगे। इसके बाद सिर्फ आपको करना है जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं, उनको हल करना है, बस प्रीवियस ईयर के सवाल। और उस प्रीवियस ईयर सवाल के दौरान अगर कुछ फैक्ट आते हैं, पहले तो नहीं आएँगे। जिस तरीके से मैंने इसको बनाया है, मुझे पता है कि पहले तो नहीं आएँगे। अगर आते हैं फैक्ट, तो आप यहीं पे ये नोट करते जाओ, एक्स्ट्रा कॉपी मत बनाओ, जिससे लोड आपका ना बढ़े और लास्ट टाइम में रिवीजन हो पाए। सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है, पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं आपको यही बता रहा कि आज से हम शुरू कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया। देखो, उसमें हमारा पहला चैप्टर जो होता है मॉडर्न इतिहास में पढ़ने का, देखो रेनेसा होता है, तो वहाँ से सवाल नहीं बनते। हमको टू द पॉइंट वहाँ से पढ़ाई करनी है, जहाँ से हमारे सवाल फँसे। तो उसमें पहला जो चैप्टर आता है, वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखो, यूरोप में क्या होता है, पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण का मतलब है कि पहले धर्म का शासन था, तो धर्म ही जो बोलता था, उसी को समाज फ़ॉलो करता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, जहाँ पे लोगों ने धर्म की चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू किया और वहीं से लॉजिक जन्म होने लेने लगा कि भाई जो धार्मिक लोग हैं, सिर्फ वही नहीं बताएँगे। लोग क्या करते थे, स्वर्ग का टिकट तक बाँटते थे कि जो भी चीज़ें हैं, सब धर्म से ही गवर्न होगी। इतना धार्मिक मतलब कि समाज था यूरोप का। तो जैसे ही लोगों में रेनेसा आने लगी, मतलब पुनर्जागरण होने लगा, दिमाग का विकास होने लगा, तो उन्होंने उस चीज़ों को क्वेश्चन करने लगे। बहुत सारे लोग इस तरीके के हैं। तो जब क्वेश्चन करने लगेंगे, तो सब लोग दिमाग लगाएँगे, सिर्फ धार्मिक लोग ही तो दिमाग नहीं लगाएँगे। जब सब लोग दिमाग लगाएँगे, तो नई प्रवृत्तियाँ जन्म लेगी और जब नई प्रवृत्तियाँ जन्म लेंगी, तो उनका दिमाग बहुत सारे इनोवेशन की तरफ, नई-नई किताबों की तरफ, पहले किताबें केवल धार्मिक होती थीं, हर तरीके का ज्ञान विकसित होने लगेगा। और जब ज्ञान विकसित होगा, तो वो दुनिया के विषय में जानना भी चाहेंगे कि दुनिया में और चीज़ें क्या हैं, और फिर इस तरीके से अपना आर्थिक विकास करना चाहेंगे, बहुत सारी मशीनें बनाना चाहेंगे और उन्हीं आर्थिक विकास के क्रम में वो दुनिया भर में घूमने लगे कि और दुनिया में क्या-क्या चीज़ें हैं, और फिर अपनी ज़रूरत के हिसाब से कच्चे माल के लिए दुनिया के स्रोत ढूँढने लगे। और इन्हीं सब का मतलब कि बीच में, इन्हीं सब के बीच में बहुत सारी कंपनियों का विकास होता है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने लगती है और वहाँ पे धर्म का शासन खत्म होने लगता है, रिनेसा आ जाता है। तो जो वहाँ के शासक थे, उनके तो लोकतंत्र भी कहीं-कहीं आने लगता है। तो जो वहाँ के शासक थे, बहुत सारे लोगों ने कंपनियाँ बनाई, कुछ लोगों ने सरकारी कंपनियाँ बनाई, कुछ लोगों ने प्राइवेट कंपनियाँ बनाई और दुनिया भर में अपना व्यापार फैलाने लगे। वहाँ से कच्चा माल लाते और वहाँ पे अपना माल डंप करते। तो इसी तरीके की शुरुआत यूरोप में होती है और वो फिर दुनिया भर में फैलते हैं। तो वही हमारा जो है, हमको भारत से लेने देना है कि भारत में इस दौरान कौन-कौन सी कंपनियाँ, कौन-कौन से देशों की आई, भारत की खोज कैसे हुई, मतलब कि किन देशों ने भारत को जाना सबसे शुरुआत में। तो वही सारी चीज़ें अगर हम देख लेंगे, तो हमारा जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन का चैप्टर है, वो कंप्लीट होता है और यहीं से जो हमारे सवाल हैं, यहीं से आएँगे और मतलब कि बाहर से सवाल नहीं आने वाले हैं।
तो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा, चुपचाप सुनते रहना, देखते रहना, और आपके सवाल जिस तरीके से आते हैं पढ़ाई हम उसी हिसाब की करेंगे, ना कि मैं बहुत बड़े बड़े मतलब कि ज्ञान देता चला जाऊं, लेक्चर बनाता चला जाऊं और आपका उद्देश्य पूरा ना हो। तो हम देखो कंपनी की स्थापना समझते हैं कि जो भी कंपनियां स्थापित हुई उस दौरान जो भारत में आई वो कंपनियां कब स्थापित होती हैं, जहां से सवाल बनते हैं। तो कंपनी की जो स्थापना होती है वो भारत में पहले होगी कि पहले अपने मातृ देश में होगी। मातृ देश का मतलब है कि जहां की वो कंपनी है। तो इन कंपनियों की स्थापना अपने मातृ देशों में जब होती है तो उसका क्रम पूछ लेता है हमसे कि कौन सी कंपनियां पहले स्थापित हुई। अब ये देखो, ये भारत में स्थापित की बात नहीं कर रहा, भारत में इनका आने का क्रम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ब्रिटिश और डच का, बाकी सबका एक जैसा रहता है। तो ये कंपनियां भारत में नहीं अपने मातृ देश में स्थापित होती हैं, मतलब जहां की वो कंपनियां हैं। और वो कब स्थापित होती है, उन कंपनी का नाम क्या है, हम यहीं से अपनी शुरुआत करते हैं, टू द पॉइंट पढ़ाई करेंगे। देखो पहली जो कंपनी स्थापित होती है जो हमारे यहाँ आई उन्हीं की हम बात करेंगे, ठीक है। तो पुर्तगाली कंपनी हमारे यहाँ पे आती है। तो पुर्तगाली जो कंपनी होती है इसका नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट की तरफ से आई थी तो हम उसको ईस्ट इंडीज कंपनी बोल देते हैं। और इनका ओरिजिनल जो नाम था ना, सही मात्रा में जो लिखित इनका नाम था, इसका नाम था एस्तादो द इंडिया। तो पुर्तगाली कंपनी का क्या नाम था, एस्तादो द इंडिया। और इसकी स्थापना इसके मातृ देश में कब होती है, 1499 में। तो ये आपको दिमाग में रखना है। दूसरी कंपनी है ब्रिटिश कंपनी, जिसको हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। जो अंग्रेज लोग होते हैं जिन्होंने हम पे सबसे ज्यादा शासन किया, वो दूसरी कंपनी है ब्रिटिश। तो ये ब्रिटिश का क्या नाम है, तो इसको हम बोल देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बोलचाल की भाषा में जो ज्यादा फेमस नाम है। लेकिन ओरिजिनल जो इसका नाम था ना, उसका नाम था द कंपनी ऑफ मर्चेंट, मतलब कि जो मर्चेंट होते थे जो उनकी कंपनी है। तो द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसका नाम ये था। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। और इसकी स्थापना होती है 1599 में, 100 साल बाद पुर्तगाल की कंपनी की स्थापना की। देखो ये याद रखना है, कभी भी कुछ भी पूछ लेगा फिर आप फंस जाओगे। और मैं सब कुछ आपको दे रहा, बार बार आप रिवीजन करना, चीजें याद हो जाएंगी। तीसरी जो कंपनी है वो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका क्या नाम होता है, इसका जो नाम होता है वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे, वेरिंगदे ओस्ट इंडिसे। तो इसकी स्थापना कब होती है, 1602 में, ठीक है। याद रखना, देखो सबकी स्थापना बता रहा, सबकी कंपनी का नाम बता रहा, क्योंकि पूछा हमसे इसी तरीके से जाता है। चौथी जो कंपनी है उस जो है डेन ईस्ट इंडीज कंपनी, जो डेन कंपनी की स्थापना होती है। तो इसका जो नाम रहता है वो यही रहता है कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसकी स्थापना होती है 1616 में। और चौथी अंतिम जो कंपनी होती है भारत में आती है फ्रांसीसी कंपनी, इसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस, इसका नाम ये था। तो आपको ये याद रखना। और इसकी स्थापना होती है 1664 में। तो सारी कंपनियों की जो में स्थापना है, इनका नाम क्या था, और ये अपने मातृ देश में जहाँ की कंपनी है वहीं पे ये स्थापित होती हैं। तो इनका क्रम हमसे पूछ लेता है, तो दिमाग में ये रखना है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखो इसमें ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी को सबसे ज्यादा अधिकार का मतलब है, अधिकार थे। इसका मतलब ये है कि कौन सी ज्यादा मतलब कि स्वतंत्र रूप से काम करती थी, और कौन सी कंपनी सरकार के अधीन काम करती थी ज्यादा। सरकार का अधीन का मतलब है, जैसे हमारे यहाँ दो तरह की कंपनियां हैं, रिलायंस है और दूसरा बीएसएनएल है, जियो है और बीएसएनएल है। तो सरकार के अधीन जो काम करती है, सरकारी कंपनी जो ज्यादा होती है उसमें नियंत्रण ज्यादा सरकार का होता है, तो वो बीएसएनएल हो गई। और जिसपे प्राइवेट लोग हैं, जो जियो वाली कंपनी है, इसके पास स्वतंत्रता ज्यादा होगी, इसका मार्केट ज्यादा होगा, नए नए प्लान लाएगी। तो इस तरीके का हमको सवाल पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा स्वतंत्र तरीके से काम करती थी, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी थी। तो वो कंपनी थी ब्रिटिश। तो सबसे ज्यादा स्वतंत्र रह के काम करने वाली कंपनी कौन थी, वो थी ब्रिटिश कंपनी। ये पूर्णतः प्राइवेट कंपनी थी, इसमें सरकार का हिस्सा नहीं था। यद्यपि इसमें शेयरधारक ब्रिटेन की महारानी थी, लेकिन यह काम करने में पूरी तरीके से स्वतंत्र थी। इनको खूब सारी स्वतंत्रता ब्रिटेन की जो कंपनी थी उनको दी गई। यद्यपि जो वहाँ की महारानी थी उनका शेयर जरूर था, लेकिन वो हस्तक्षेप नहीं करती थी, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो सरकारी कंपनी थी पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में, वो कौन सी कंपनी थी, वो थी फ्रांसीसी कंपनी। इसी की वजह से जब सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा होगा तो विकास उसमें कम होता है, ठीक है। इसीलिए फ्रांसीसी कंपनी भारत में ज्यादा फल फूल नहीं पाई और ब्रिटेन की कंपनी बहुत ज्यादा फली फूली, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा सरकार के अधीन काम करने वाली पूर्णतः सरकारी कंपनी कौन सी थी? ये फ्रांसीसी कंपनी। जिस तरीके से हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि बीएसएनएल कंपनी और जो फ्रांसीसी हो गए, ब्रिटिश कंपनी जियो हो गई। तो देखो ये चीज़ें मोटा-मोटा जो बैकग्राउंड होता है इसका, वो मैंने आपको स्पष्ट तरीके से बता दिया। अब आओ एक-एक कंपनी जो अभी, हाँ, एक पॉइंट ये बचा कि ये तो मात्र देश में स्थापना हुई ना, अब भारत में इन कंपनियों का आने का क्रम क्या है? तो ये भी तो समझना है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो ये जो यूरोपीय कंपनियां हैं, इनका भारत में आने का क्रम, भैया भारत में जो कंपनी स्थापित होती हैं वो कौन से सन में होती हैं और इनका क्रम क्या रहता है कंपनी स्थापना का, तो ये भी हमसे पूछ लेता है। ठीक है, इनकी पहली कंपनी जब स्थापित होगी तो वही इनकी स्थापना का क्रम हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला तो पुर्तगाली रहते ही रहते हैं, क्योंकि ये 100 साल लगभग पहले आए थे और पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए। और इनकी पहली जो कंपनी स्थापित होती है 1503 में कोचीन में, केरल में स्थापित होती है। ये दिमाग में रखना है। देखो सबका डिटेल आगे बताऊंगा, हम पुर्तगाली पढ़ेंगे, डच पढ़ेंगे। देखो मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई जल्दी जल्दी बता के, आपको सारे फैक्ट मिलेंगे, कॉन्सेप्ट के हिसाब से मिलेंगे, जिससे आपके दिमाग में चीज़ें बसें, और जल्दी जल्दी मिलेंगे, जिससे आपका 1 घंटे में उतनी सारी चीज़ें दे दूंगा 40 मिनट में, जितने लोग 5-5, 10-10 घंटा लगा देते हैं। ठीक है, तो बस केवल सुनते रहो। तो पहली कंपनी कौन थी? पुर्तगाली कंपनी। ये भारत में कब आती है? 1503 में आती है और अपनी कंपनी स्थापित करती है कोचीन और या केरल में। तो पहली कंपनी पुर्तगाली हो जाती है। दूसरी कंपनी होती है डच। दूसरी कंपनी डच होती है जो देखो कंपनी की स्थापना जब मात्र देश में हुई थी तो कंपनी ब्रिटिश थी, लेकिन भारत में जो कंपनी स्थापित होती है पहले, वो कंपनी है डच। इनकी 1605 में मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है वहां पे इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित होती है। तीसरी कंपनी जो भारत में अपनी कंपनी स्थापित करती है वो ब्रिटिश कंपनी है। ये 1608 में सूरत में कंपनी खोलने का प्रयास करती है लेकिन खोल नहीं पाती। फाइनली 1613 में ये मसूलीपट्टनम में अपनी कंपनी स्थापित करती है स्थायी तरीके से। ठीक है, और फिर जाके 1613 में सूरत में कंपनी स्थापित करती है। सब कुछ आगे डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस मोटा मोटा जान लो कंपेयर करते हुए कि आपके दिमाग में चीजें बसें कि कौन सी पहले आई है, कौन सी बाद में आई है, कब इसकी कंपनी की स्थापना हुई है। अगली कंपनी जो है वो डेन कंपनी है। 1620 में इसकी स्थापना होती है तमिलनाडु के ट्रंकोबार में। ठीक है, और लास्ट कंपनी है फ्रेंच जो 1668 में आती है और सूरत में इसकी कंपनी की स्थापना होती है। तो ये जो यूरोपीय कंपनियां थी उनके आने का क्रम, कंपनी स्थापना का क्रम, भारत में कंपनी स्थापना का क्रम, इनकी पहली कंपनी कब खुलती है, कहाँ खुलती है, ये सारा कुछ हमने बैकग्राउंड जान लिया। अब हम एक एक करके एक एक कंपनी के विषय में जानेंगे। पुर्तगाली, उसके बाद डच, ब्रिटिश, डेन, फ्रेंच। तो इस तरीके से पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो पहली कंपनी पे आते हैं जो थी पुर्तगाली कंपनी जो भारत में आती है। देखो थोड़ा सा इसके और बैकग्राउंड में समझते जाते हैं। देखो 1487 में एक बार्थोलोमियो डियास करके एक शासक था। ये पहला पुर्तगाली था जो भारत की तरफ चला। ये मतलब कि यात्री था बार्थोलोमियो डियास। ये पहला पुर्तगाली था जो भारत की तरफ चला, लेकिन जैसे ही ये अफ्रीका के केप ऑफ गुड, यहाँ पुर्तगाल है और यहाँ से जो है अफ्रीका का जो मतलब कि एरिया है वो चालू होता है, तो ये है केप ऑफ गुड होप। तो यहाँ तक ये इधर इंडिया, यहाँ पे मतलब कि इंडिया है। ठीक है, तो ये लाल सागर वगैरह है, फारस की खाड़ी वगैरह है, तो ये यहाँ तक तो आया, यहाँ तक, लेकिन इसके आगे नहीं जा पाया, इसको दिशा ही नहीं मिली। तो बार्थोलोमियो डियास था, ये पहला पुर्तगाली था। तो इसको जो अफ्रीका का ये वाला द्वीप है इसको केप ऑफ गुड होप कह देते हैं, क्योंकि यहाँ की खोज हुई तो इनको लगा कि कुछ आशा की किरण दिखी, तो इसलिए इनको केप ऑफ गुड होप बोल देते हैं, आशा अंतरित द्वीप बोल देते हैं। तो पहला ये जो यात्री था बार्थोलोमियो डियास, यहाँ तक तो आ गया लेकिन इसके आगे नहीं जा पाया और यहीं से फिर लौट गया। तो दिमाग में ये रखना है। अगला यात्री जो 1492 में कोलंबस होता है, ये निकला था अमेरिका मतलब कि भारत की खोज करने। ये स्पेन का निवासी था। तो देखो ये बार्थोलोमियो डियास या वास्को डिगामा ये पुर्तगाली है, लेकिन ये जो कोलंबस है ये स्पेन का है। मिलान में सवाल पूछ लेगा आपसे, 10 जो यात्री इनका नाम देगा और इधर कहाँ के थे इनका नाम देगा। अब आपको मिलाना पड़ेगा और अगर याद नहीं होगा तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एक चीज़ें बताते हुए चल रहा, दिमाग में रखना। अब ये कोलंबस जो था ये स्पेन का निवासी था और ये स्पेन का निवासी था। ये भारत की खोज करने के लिए निकला, लेकिन ये भारत की तरफ ना जाके, इधर ना आके, ये स्पेन से इधर चला गया अमेरिका की तरफ और ये अमेरिका की खोज कर दी, क्योंकि इधर तो अमेरिका है भाई, इधर इस साइड में। ठीक है, तो इधर समझ गए, इधर अमेरिका की खोज कर दी और इनको जो अमेरिका के लोग थे उसको इन्होंने क्या बोला, या कोलंबस ने क्या बोला कि ये लोग तो रेड इंडियन है। ठीक है, तो ये रेड इंडियन मतलब कि
कोलंबस ने कहा कहाँ के लोगों को, अमेरिका के लोगों को, और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ऐसा सवाल बन, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। और तो ये दिमाग में रखना, ठीक है। कोलंबस कहाँ का था, स्पेन का निवासी था। पहला जो पुर्तगाली था वो केप ऑफ गुड होप की तरफ तो आया, लेकिन वहां से वो आगे नहीं जा पाया, ठीक है। आगे आता है कि जो 1498 में उसका नाम रहता है वास्को डी गामा। ये जो है जो ये केप ऑफ गुड होप तक आता है, ये भी वहां तक आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे केप ऑफ गुड होप तक ये आता है, यहीं पर एक अब्दुल माजिद या अब्दुल मुनीद एक व्यापारी रहता है, गुजरात का ये नाविक रहता है। ये इसकी सहायता से, ये यहाँ पे ये मिलता है इसको, और इसकी सहायता से यही वास्को डी गामा आगे कालीकट बंदरगाह जो केरल में है, वहां पे जो कडप डाबू जगह है, वहीं पे ये अब्दुल मजीद या मुनीद की सहायता से कालीकट बंदरगाह पर आता है। कौन, वास्को डी गामा। और उस समय पे यहाँ पे जो मतलब कि इस एरिया का जो शासक था ना कपक डाबू का, वो था जमोरिन, और इसका ये जमोरिन जो है वास्को डी गामा का खूब ज़्यादा स्वागत करता है। तो यहाँ तक का बैकग्राउंड आपने समझ लिया कि बार्थोलोम्यू डियाज समझ लिया, उसके बाद कोलंबस जान गए, उसके बाद वास्को डी गामा, और इनका सबका आने का टाइम पीरियड भी आप समझ गए। देखो भारत में जो उस समय शासक थे, क्योंकि हम मॉडर्न पढ़ रहे हैं, उस समय तो जो मिडवल पीरियड था उसमें जो अरब व्यापारी थे, मिस्र थे, तुर्की ये सब तो थे ही। तो भारत का जो ये वाला हिस्सा था ना, व्यापार कहाँ से होता था, ये जो समुद्र के किनारे वाला हिस्सा है वहीं से व्यापार होगा। तो इस समय क्या था, इस समय मिस्र के, तुर्की के, अरब के, इन्हीं सबके व्यापारियों का ये जो भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट है ना, यहीं पे इनका पूरा का पूरा कब्जा था, पूरा व्यापार यही लोग करते थे। तो ये पुर्तगाल का एक राजा था, इसका नाम था मैनुअल फर्स्ट, ये पुर्तगाल का राजा था। इसने बहुत ज़्यादा मतलब कि वाणिज्य को, व्यापार को दुनिया भर में बढ़ाने को मतलब कि बल देता था। और जब ये वास्को डी गामा इस तरह से करके मतलब कि भेजा वास्को डी गामा को, तो वास्को डी गामा को इसने वाणिज्य के प्रधान की जो उपाधि है वो देकर इसको कि बोला कि आप लोग जाइए, मतलब दुनिया की खोज करिए, दुनिया को समझिए कि वहाँ पे क्या है, जिससे हम लोग मतलब कि हमको भी फायदा हो सके, ठीक है। आप वहाँ जाएंगे, सामान देखेंगे, वहाँ से सामान लाएंगे, और हम अपनी जगह का विकास करेंगे, ठीक है। अगला जो एक पुर्तगाली राजकुमार प्रिंस हेनरी होता है, ये क्या करता है, नाविकों को समुद्री रास्ते खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये कहता है कि जाओ आप लोग नए नए रास्ते खोजो, और उसके लिए सरकार की तरफ से धन देता है, दौलत देता है, और खूब ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। और यही प्रिंस हेनरी जो था, ये खुद बहुत ज़्यादा मतलब कि यात्रा करने के लिए लालायित रहता था, ये खुद ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। इसी ने कुतुबनुमा एक दिशा सूचक जो यंत्र होता है ना, उसकी खोज किसने की, ये प्रिंस हेनरी जो पुर्तगाल का एक शासक था, प्रिंस था, उसी ने कुतुबनुमा नामक दिशा यंत्र की खोज की। सारे फैक्ट बता रहा, भूलना नहीं, सबसे सवाल आएगा, ठीक है। कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में टकराएगा। आप लोग बस पीडीएफ रखो, और जो कहानी बता रहा उसको बस सुनते जाओ, बाकी फैक्ट याद करते जाओ। कहानी से उतना सवाल नहीं बनेगा, ये सारे जो ये चैप्टर है उसमें ज़्यादातर फैक्ट से ही सवाल बनेंगे, ठीक है। और देखो, जब पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आता है, तो वह सोना चांदी लेके आता है, और यहाँ से जो है मसाले लेके जाता है, गरम मसाले। और यहाँ से जब यूरोप में उसको लेके जाता है, तो जब बेचता है ना, तो उसको 60 गुना ज़्यादा दाम मिलता है भारतीय मसालों का। भारतीय मसालों की उस समय ये वैल्यू थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने में यूज होता था, खाने में तो यूज होता था, लेकिन उस समय बर्फ़ वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, फ्रिज वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मसालों का जो एक लेप होता है, उसको लगा के वो प्रिजर्वेटिव की तरीके से उस जो अपने मांस को, या जो खाने वाली मांस होते थे, मतलब कि मीट होता था, उसमें प्रिजर्वेशन के रूप में या लेप लगा के उसका रखते थे, जिससे वो मीट जो है 1-2 दिन तक ज़्यादा सुरक्षित रहता था, क्योंकि फ्रिज वगैरह की व्यवस्था उस टाइम पे नहीं थी। इसके लिए वो मसालों का यूज़ करते थे, ठीक है। अब यही हम जो पुर्तगाली है, वही सारी चीज़ें इस वीडियो में पुर्तगालों के विषय में ही समझेंगे, ठीक है। और देखो, जो ये स्पेस दे रहा है वहाँ पे आप अपनी चीज़ें लिखेंगे, लेकिन मुझे भी कुछ चीज़ें मिल गई थी तो वो मैंने लिख दी। इस स्पेस में आप अपनी चीज़ें लिखेंगे जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिले। कुछ समझ लो, बस थोड़े से फैक्ट है, ये समझ लो कि गांधी के गुरु कौन थे। तो गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रानडे थे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात बोला जाता था। ये दिमाग में रखना, कभी वन लाइनर सवाल बिहार में बहुत बनते हैं इस तरीके के, कि गांधी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, दादा भाई नौरोजी के शिष्य कौन थे। अब पता है सवाल कहाँ गलत हो जाएगा, जैसे आप बाल गंगाधर तिलक को तो समझ लेंगे हाँ थे, लेकिन जिन्ना भी इनके शिष्य थे। अब दोनों ऑप्शन आएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो आप जिन्ना को मार के चले आओ, बाल गंगाधर तिलक को मार के चले आओगे, जिन्ना को नहीं मारोगे, इससे आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो आपको दोनों याद रखना। किसने कहा था कि अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते की तरीके से हैं, अगर इनको छेड़ोगे तो ये काट खाएंगे, अगर नहीं छेड़ोगे तो रस देंगे। तो मतलब कि तो ये किसने कहा था, अली वर्दी खान ने कहा था। बस ये थोड़ा सा फैक्ट यहाँ आ गया था तो मैंने लिख दिया था।
बाकी हमारा जो चैप्टर है पुर्तगालियों का वो हम समझते हैं। तो 1498 में वास्को डी गामा आया, जमोरिन ने इसका स्वागत किया, यहाँ तक हम समझ गए। लेकिन अभी किसी तरीके से जो गवर्नर का कॉन्सेप्ट है कि भारत में आके ये प्रॉपर तरीके से अपनी बस्ती बसाने लग गए, इस तरीके का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया था। 1500 में पेट्रो अल्ब्रेजा कैब्राल, ये था एक मतलब कि ये आता है भारत, इसने एक अरबी जहाज जमोरिन को गिफ्ट किया। ये उधर का ही यात्री था, पुर्तगाली यात्री था, और ये एक अरबी जहाज जो है जमोरिन को गिफ्ट करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि ये अरबों से लड़ाई करता है और उनसे जो है एक जहाज छीन लेता है, और यही जमोरिन यहाँ का जो शासक था उसको खुश करने के लिए ये एक जहाज जो है उसको गिफ्ट करता है। 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा दोबारा 502 में आता है। ये सवाल भी बना हुआ है कि वास्को डी गामा दोबारा कब आता है, तो आप बताएंगे 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पुनः आता है। इसके लौट जाने और फिर जो ये आता है और जब लौट जाता है तो अभी तो यात्री आ रहे थे। इसके बाद जब कंपनी स्थापित होती है 1503 में कोचीन में, जो मैंने आपको बताया 1503 में ही होती है कोचीन में, और फिर जब 1503 में कोचीन में कंपनी स्थापित हो जाएगी तब गवर्नर सिस्टम लागू होगा कि भाई अब प्रॉपर तरीके से जो है हमको अपनी जो कंपनी है उसको चलाना है, तो यहाँ पे कुछ अधिकारियों की नियुक्त करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे तो ये चलेगा कहीं काम की यात्रा के तरीके से आए, कुछ सामान लिए चले गए। अब यहीं पे अपनी कंपनी स्थापित करेंगे, माल गोदाम स्थापित करेंगे, इकट्ठा करेंगे सामान, और फिर प्रॉपर तरीके से हम अपनी जगह पे पहुंचाएंगे। तो उसके लिए कुछ ना कुछ शासक मतलब कि अधिकारी नियुक्त करने पड़ेंगे जो उसकी देखभाल रखवाली या उसको गवर्न करें, मैनेज करें, ठीक है। तो उसके बाद जो है गवर्नर सिस्टम लागू होता है पुर्तगालियों का, जो आगे मतलब कि जो गवर्नर रहेंगे ये सरकार के प्रतिनिधि ही रहेंगे। और फैक्ट देख लो, पुर्तगालियों की प्रमुख बस्ती कहाँ बस्ती है? कालीकट में, गोवा में, दमन द्वीप में, हुगली में। प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ है? 1503 में कोचीन में, जो वास्को डी गामा का केंद्र था। द्वितीय फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो जब गवर्नर सिस्टम लागू हो जाता है तो तब देखो क्या होता है। तो जो पहला गवर्नर भारत में पुर्तगालियों की तरफ से आता है उसका नाम रहता है फ्रांसिसो डी अल्मीडा। ये 1505 से 1509 तक गवर्नर बन के आता है। अब ऐसा नहीं है कि 1505 से 1509 का मतलब कि 6 साल रहा है, ऐसा नहीं, मतलब कि 5 साल या जो भी। ये जो पुर्तगाली गवर्नर हैं ये 3 साल के लिए नियुक्त होते थे, और उसके बाद इनका जो टाइम पीरियड है फिर से बढ़ा दिया जाता था अगर अच्छा काम करते थे। अब इसके विषय में हमको बहुत सारे फैक्ट हैं, वो इकट्ठा करके इसको याद करना है। देखो जो जो ये था फ्रांसिसो डी अल्मीडा था, ये जब मतलब कि यहाँ पे आया गवर्नर बन के, तो ये क्या किया, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कहा जाता है। तो दिमाग में पहला फैक्ट ये रखना। यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक था। दूसरा फैक्ट ये याद रखना। तीसरा फैक्ट है ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब ये है कि जिस तरीके से समुद्र शांत रहता है उसी तरीके से हम शांति से अपना व्यापार करेंगे। तो इस तरीके की नीति कौन अपनाता है, इसका नाम जरूर आता है, दिमाग में रखना, नहीं सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब देखो वहाँ पे जो शासक था या व्यापार करते थे वो कहाँ के लोग करते थे? जो हमारा वेस्टर्न घाट है, तो वहाँ पे जो मिस्र के व्यापारी, अरब के व्यापारी, तुर्की के व्यापारी, ये सब करते थे। लेकिन जैसे ही कोई यूरोप का व्यक्ति आएगा तो भाई टसन तो बढ़ेगा, लड़ाई दंगा तो होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि भाई अभी तक ये व्यापार कर रहे थे, अब कोई दूसरा आके वहाँ पे व्यापार करेगा तो उनको टेंशन होगी। इसी की वजह से 1508 में ये सब इकट्ठा होते हैं, जो पुर्तगाल मतलब कि टर्की के, इजिप्ट के, या जो मतलब कि यहाँ के जो और लोकल शासक थे वो इन मतलब इकट्ठा होकर इन्हीं पुर्तगालियों को भगाने के लिए इनसे लड़ाई होती है। तो उस लड़ाई को बोला जाता है, जो 1508 में होती है, चौल का युद्ध बोला जाता है। जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में है चौल है, वहीं पे ये जो है युद्ध होता है, चौल का युद्ध। और इसमें कौन कौन से होते हैं? ट्रायो मतलब कि टर्की के व्यापारी होते हैं, इजिप्ट के, मिस्र के व्यापारी होते हैं, और गुजरात का शासक जो होता है महमूद बेगड़ा, यही जो इनका ट्रायो का मतलब तीनों शक्तियों का नेतृत्व करता है। और इधर से पुर्तगालियों की तरफ से नेतृत्व कौन करता है? फ्रांसिसो डी अल्मीडा जो रहता है, इसका बेटा रहता है लारेंको डी अल्मीडा। और जब लड़ाई होती है तो ये मजबूत पड़ जाते हैं और ये पुर्तगाली लोग हार जाते हैं, और इसमें जो है इसका बेटा लारेंको डी अल्मीडा जो है ये मारा जाता है, और ये मतलब कि पराजित हो जाते हैं। इसके बाद किसी की बाप का अगर बेटा मारा जाता है तो वैसे शांत तो बैठ नहीं जाएगा, दोबारा वो फिर से इनसे लड़ाई के चक्कर में रहता है कि किस तरीके से इनको पराजित किया जाए। तो 1508 में फिर से इनको मतलब कि लड़ाई, इनके बीच में युद्ध होता है, और वो युद्ध कहाँ का होता है? दीव का युद्ध, ठीक है। दीव कहाँ है? वो जो गुजरात के आसपास वाला जो इलाका दमन दीव है, वहीं पे ये दीव का युद्ध होता है, बैटल ऑफ दीव। इसमें फिर ट्रायो इकट्ठा होते हैं, तुर्की, इजिप्ट और महमूद बेगड़ा, और ये तीनों। और इधर से कौन रहता है? फ्रांसिसो डी अल्मीडा। इस बार नेतृत्व खुद संभालता है और ये जीतता है।
और जीतने के बाद इनको बुरी तरीके से पराजित करता है। तो पहले यह लड़ाई देखना है वो कब की है, 1508 में चौल का, दूसरी लड़ाई है 1509 में दीव की। ठीक है, तो ये समझ गए आप। इसके बाद इस युद्ध के बाद क्या होता है, पुर्तगाली जो है हिंद महासागर का जो एरिया था उसी पर तो व्यापार करने के लिए सब लड़ाई हो रही थी। हिंद महासागर से लेकर लाल सागर तक ये भारत का नक्शा है। ठीक है, और इसी एरिया में पूरे व्यापार के लिए लड़ाई हो रही थी। ये पूरा का पूरा हिंद महासागर, इधर से लाल सागर शुरू हो जाता है, इधर से फारस की खाड़ी है। ठीक है, तो इस जगह से लेके पूरा का पूरा जो मतलब कि व्यापार का जो एकाधिकार था वो पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। और ये पुर्तगाली अपने आप को फिर क्या कहते हैं कि अरब सागर के स्वामी हम ही हैं, मास्टर ऑफ अरेबियन सी हैं हम लोग, क्योंकि हमने यहाँ के जितने शासक थे सबको हरा दिया, अब पूरे व्यापार पे हमारा अधिकार हो जाएगा। तो ये सारा काम किसने किया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नामक शासक ने या गवर्नर ने। इसके बाद होता क्या है, गवर्नर बन के आता है जिसका नाम रहता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये 1509 से 1515 तक गवर्नर रहता है किसका, पुर्तगाली शक्ति का। ठीक है, आप समझते हैं। देखो, जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है और जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है उसमें अंतर क्या है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पुर्तगाली शक्तियों का संस्थापक माना जाता है और जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है इसको पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने बहुत सारे राज्य यहाँ पे जीतने लगा और यहाँ पे जो फ्रांसीसी बस्तियां बसाने लगा। यहाँ के जो भारत के लोग थे इनको भी अपनी कंपनियों में शामिल करने लगा, यहाँ की औरतों से शादी भी करवाने लगा। ये जो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये जो है राजधानी बनाई, सब कुछ करने लगा। तो इसको इसलिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो दिमाग में ये फैक्ट है सब याद रखना, ठीक है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए आप कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क बन के आता है 1509 से 1515 तक और यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक होता है। 1510 में ये कृष्णदेव राय जो यहाँ के शासक होते हैं उनकी मदद से बीजापुर का जो शासक रहता है यूसुफ आदिल शाह, इसके अंतर्गत गोवा रहता है और यही जो अल्बुकर्क रहता है, ये जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये 1510 में कृष्णदेव राय की सहायता से बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लेता है। और जब यहाँ ये गोवा 1510 में छीनेगा और बाद में 1961 तक, क्योंकि सबसे लास्ट में जो यहाँ से जाते हैं वो पुर्तगाली ही जाते हैं, अंग्रेजों के बाद पुर्तगाली जाते हैं। अंग्रेज तो 1947 में चले गए, पुर्तगाली 1961 तक यहाँ पे गोवा पे बसे रहे। तो तब तक गोवा इनके कब्जे में रहता है, किसके, पुर्तगालियों के। 1510 से लेके 1961 तक, जब ये बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लेते हैं। ठीक है, और ये गोवा को राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में मतलब कि उस टाइम पे उभरता है, क्योंकि उसी तरीके का ये वहाँ पे डेवलपमेंट करते हैं। इसने जो है अल्बुकर्क ने मलक्का एवं हरमूज को जीत लिया। 1515 में मलक्का को जीत लेता है और 1515 में जो है फारस की खाड़ी वाले एरिया को पूरा कब्जा कर लेता है। तो दक्षिण पूर्व एशिया और इधर जो लाल सागर है यहाँ पे भी इनका कब्जा हो जाता है। इसने और क्या काम किया, इसने क्या किया, पुर्तगालियों को ये कहा कि आप भारतीय महिलाओं से विवाह करें जिससे यहाँ पे स्थायी बस्तियां बसाई जा सकें। ठीक है, आप यहाँ पे यहीं पे पूरी तरीके से रह जाओ, इस तरीके का लालच उनको देता है। तो होम सिकनेस की फीलिंग नहीं आती कि उसके बाल बच्चे वहाँ पे हैं और हम यहाँ पे शासक कर रहे हैं, तो कहता है तुम यहीं शादी करो जिससे यहीं रुको, यहीं पे बस्तियां बसाई जा सके। यही जो शासक रहता है अल्बुकर्क, ये सती प्रथा का अंत गोवा में कर देता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये गोवा की बात हो रही। इसने अपनी सेनाओं में भारतीय सेना को भी नियुक्त किया, भारतीयों को भी नियुक्त करता है, क्योंकि वहां से बहुत लोग इसके कम थे। तो ये अपनी सेना बनाता है और उसमें भारतीयों को भी नियुक्त करता है। तो दो जो गवर्नर थे उनको हमने समझ लिया। अगला इस वीडियो में हम पूरा पुर्तगाली समझ लेंगे क्योंकि हमको जल्दी जल्दी करना है। नीनो डी कुन्हा अगला गवर्नर भारत में बन के आता है। 1529 से लेके 1538 तक ये शासन करता है। बता तो रहा कि 3 साल के लिए होते थे, लेकिन बार बार रिन्यू होते रहते थे, मतलब इनका कार्यकाल बढ़ाया जाता था। इसने 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाया। पहले क्या थी, जो ये पुर्तगाली थे इनकी जो राजधानी थी वो कोचीन थी। 1503 में इन्होंने कोचीन को राजधानी बनाया था, लेकिन अभी तक गोवा को राजधानी नहीं बनाया था। पहला ऐसा शासक होता है नीनो डी कुन्हा जो 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। और देखो, इन लोगों ने सेंट थोमे मद्रास के निकट सेंट थोमे जगह तथा हुगली बंगाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, तो उसको अपना केंद्र बनाया। इन्होंने गुजरात के बहादुर शाह से दीव और बेसिन प्राप्त किया। तो ये याद रखना कि दीव और बेसिन गुजरात के बहादुर शाह से कौन प्राप्त करता है, नीनो डी कुन्हा। तो ये दिमाग में रखना है। 1571 में पुर्तगालियों ने अपने जीते हुए एशिया के साम्राज्य, पूरा साम्राज्य इन्होंने जीत लिया था पूरा का पूरा। देखो भाई, ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है, यहाँ से देखो ये यहाँ पे
यहाँ आके इंडिया का मैप बनता है, ठीक है? इस तरीके से समझ लो। इस पूरे एरिया को यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के पूरे समुद्री भाग में जो है इनका अधिकार हो चुका था, किनका? पुर्तगालियों का। तो इसी को यहाँ पे मोजाम्बिक कमांड थी, यहाँ पे गोवा कमांड थी, यहाँ पे मलक्का कमांड थी। तो तीनों कमांडों पे इनका अधिकार हुआ और 3 कमांड में इन्होंने अपने क्षेत्र को बाँट दिया। तो मोजाम्बिक कमांड में अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों को नियंत्रित किया, गोवा कमांड में हिंद महासागर से फारस की खाड़ी तक के क्षेत्र को कमांड कमांड मतलब कि नियंत्रित किया, और मलक्का कमांड बनाया इन्होंने जावा और जो इंडोनेशिया है, मसाला द्वीप है, उसको कंट्रोल किया इन 3 कमांड के माध्यम से। तो ये आप समझ गए। अब देखो, ये जब इतना मजबूत हो जाएंगे तो ये लोग क्या करेंगे, अपना व्यापार पर एकाधिकार जमाना चाहेंगे। तो समुद्र से और जो कंपनियां थी उनका जो व्यापार होता था ना, उनको भी ये नियंत्रित करने लगे। और उसके लिए क्या काम किए कि एक पास जारी करने लगे कि अगर इधर से किसी को व्यापार करना है, इधर से किसी का जहाज जाएगा तो हमसे पास लेगा, जिसका एक पैसा मतलब कि एक मतलब इन्होंने मूल्य, एक तरीके का टैक्स, चुंगी इस तरीके का निर्धारित किया कि अगर इस रास्ते से जाना है तो आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो आपको जहाज को इसी जो समुद्र में डुबा दिया जाएगा। तो ये कार्टेज सिस्टम इसको बोलते थे, कार्टेज अल्मेडा सिस्टम बोलते थे, एक तरीके का पास था। तो ये कौन लेके आया था? ये पुर्तगाली लेके आए थे। और ये इतना मजबूत हो गए थे कि उस समय भारत का जो शासक अकबर था ना, उसको भी लेना पड़ा था। भले उसको इन्होंने फ्री में दिया था, लेकिन उसको लेना पड़ा था। तो बताओ ये इतना मजबूत होते गए। यही सब तो शुरुआत है। जब भारत अकबर उस समय चाहता तो इनको हटा के फेंक सकता था, लेकिन वही है कि ये सब जो लोग मतलब कि इस चीज़ को बढ़ावा देंगे, जिसकी वजह से यही आगे चल के शासन करते हैं जो यूरोपीय कंपनियां होती हैं। तो कार्टेज सिस्टम, जो कार्टेज अल्मेडा सिस्टम था, इसके अंतर्गत क्या था? कार्टेज सिस्टम के अंतर्गत उन सारे जहाज़ों को जो पुर्तगाली क्षेत्रों से होकर गुजरते थे, उन्हें पुर्तगालियों से एक पास खरीदना पड़ता था। जो नहीं खरीदते थे उनके जहाज़ों को पुर्तगाली कब्जा कर लेते थे। याद दिमाग में रखना। अब भारत में पुर्तगालियों की असफलता का क्या कारण था? एक तो बहुत ज़्यादा ये धार्मिक लोग थे। ऐसा नहीं था कोई लॉजिकल तरीके से शासन कर रहे हैं, ये अपने जो पुराने जो मतलब विचार थे उसको लेके भी चल रहे थे। और गोवा में बहुत सारे मतलब कि जो दूसरे जो मंदिर वगैरह थे और जो दूसरे धर्म के लोग चीज़ें थी, उसको ये तोड़ने लगे थे अपने चर्च या इन सब की स्थापना करने के लिए। तो जब इस तरह करोगे, वहाँ के कल्चर के लोगों को ले नहीं पाओगे, तो कब तक टिकोगे? तो इसकी वजह से इनकी धार्मिक नीतियों के कारण, कट्टर धार्मिक नीतियों के कारण ये मंदिर ध्वस्त करेंगे, तो इनकी जो लोकप्रियता है वो कम होती जाएगी। पुर्तगाली जो सरकार मतलब कंपनी थी, ये पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में थी। और जब कंपनी सरकार के नियंत्रण में थी, जो सरकार वहाँ से कहेगी, यहाँ की परिस्थितियों को नहीं समझेगी, तो बार बार पॉलिसी पैरालिसिस होगा। पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब है कि चाहेंगे कुछ और हो काम, योजना बनाएंगे, लेकिन योजना कार्यान्वित नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से, क्योंकि ये सरकारी कंपनी थी, दूर से सारी चीज़ें गवर्न होगी तो कहाँ हो पाएगा। अब उधर ब्राज़ील की खोज हो जाती है, जिसकी वजह से नया जब जगह मिल जाएगी, जो पुरानी जगह होती है उस पे ध्यान कम जाने लगता है। इसकी वजह से भी ये जो पुर्तगाली असफल होने लगे। लूट-घसोट की नीति, भ्रष्टाचार खूब करने लगे, जिसकी वजह से इनको असफलता मिलने लगी। कार्टेज सिस्टम लाए, और कार्टेज सिस्टम लाएँगे तो जो और व्यापारी होंगे वो तो इनसे खिसियाएँगे, वो तो इनसे नाराज़ होंगे, तो नाराज़गी होगी तो शत्रु बढ़ेंगे। व्यापार प्रशासन में ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देने लगे थे, इसलिए ये व्यापार प्रशासन से इनका ध्यान भटक गया था। और डच भी इस समय आने लगे थे, तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया था। यही सब इनकी असफलता के कारण है। पुर्तगालियों का क्या-क्या देन है भारत में? 1556 में पुर्तगालियों ने भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस छापाखाना गोवा में स्थापित किया। तो प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है? पुर्तगालियों की। ये सारे फैक्ट याद रखना, सबसे सवाल बनता है। तंबाकू की खेती, आलू, टमाटर, रसेदार फल, ये सब पुर्तगालियों के दिन है। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, तो ईसाई धर्म को यहाँ पे बढ़ावा दिया। इन लोगों ने भारत में पश्चिमी तट जैसे गोवा जैसे जगहों में खूब सारे स्कूल कॉलेज खोले। तो इतिहास पर अध्ययन किया, इतिहास संस्कृति पर। एक जो फादर हेरास थे पुर्तगाली थे, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता पर अध्ययन किया। तो ये सब इनकी देन है। गोथिक वास्तुकला, जो आपने चर्च देखा होगा, इस तरीके से चर्च बने रहते हैं, तो ये इसको गोथिक वास्तुकला बोला जाता है कि वास्तुकला की एक शैली है मतलब चर्च बनाने की। इसकी शुरुआत किसने की? तो इन्हीं पुर्तगालियों ने की। बाद में ज़्यादा जो विकास होता है इनका अंग्रेजों के द्वारा होता है, लेकिन जो शुरुआत होती है ये किसके द्वारा होती है? इन्हीं पुर्तगालियों द्वारा। व्यापार के लिए इन्होंने नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग किया, जिसको ये चटगांव मतलब कि नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग करते हैं, और चटगांव जो बंदरगाह था उसको ये महान बंदरगाह की संज्ञा देते हैं। तो देखो,
34-35 मिनट की वीडियो में हमने पूरा का पूरा बैकग्राउंड समझा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। आप बता तो रहा लोग 6-6 घंटे में इतनी क्लास पढ़ाएंगे, आप जाके रियलाइज़ कर लेना। तो मैंने देखो कंपनी की स्थापना बता दिया, और उसके बाद भारत में आगमन किस तरीके, पुर्तगाली कंपनियों का पूरा एक-एक फैक्ट कलेक्ट करते हुए सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे दे दी। अब क्या करना है, पीडीएफ लेके लगातार इसको पढ़ाई करनी है भाई। एग्ज़ाम आ गया, दरोगा का एग्ज़ाम, बिहार में बहुत सारे एग्ज़ाम लगातार होने वाले हैं, उनको ध्यान रखना। यूपी का या जो भी पीसीएस है सबका एग्ज़ाम इससे कवर होता है, ठीक है। 9667305679 इस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके पीडीएफ ले लो। और टेलीग्राम से जोड़ देता हूँ, जिससे बार बार आपको इस तरह से पीडीएफ लेने के लिए कॉल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारी वीडियो आपको हिंदी मीडियम नाम का यूट्यूब चैनल है, जिसका लोगो इस तरीके से है, वहीं पे आप ये सारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो अगली क्लास में मिलते हैं। अभी शाम को बायोलॉजी की क्लास होगी, और लगातार अब जो है, आज थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो ये जो मतलब कि मॉडर्न इतिहास की जो मतलब कि क्लासेस हैं वो लगातार आएंगी, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री चलेगी और बायोलॉजी चलेगी, करंट में बना ही रहा। उसके बाद जैसे ये दोनों पूरा होते हैं तो 2 सब्जेक्ट हम पॉलिटी उठा लेंगे, ज्योग्राफी उठा लेंगे। धीरे धीरे करके आपको इस चैनल पे सारी क्लासेस फ्री मिल जाएंगी, और आपको ऐसा मिलेगा ना, तो आप 50 जगह से कंपेयर करके भी देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी तैयारी या जो हम कर रहे हैं वो हमारी सही दिशा में है कि नहीं है, हमारे सारे फैक्ट, हमारे सारे कॉन्सेप्ट जल्दी से कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फालतू मैं बता रहा, अभी जो मैराथन दुनिया भर के लंबे चौड़े, इधर का ज्ञान उधर का ज्ञान, वो सब लेने के चक्कर में मत पड़ो। सिर्फ और सिर्फ पहले ये इकट्ठा करो। जब आपके पास एक प्रॉपर तरीके से नोट्स होता है, फिर आपको किसी क्लास की मैराथन 10 घंटे 15 घंटे ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ इसको कवर तो करो, ये एक सिस्टमेटिक वे में है। उससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई हमेशा अधूरी बनी रहेगी। आपको कंप्लीट कभी ये भाव ही नहीं आएगा कि मेरा सब्जेक्ट ये पूरा हुआ, क्योंकि मैराथन में इधर के 4 फैक्ट उधर के 4 फैक्ट लगा के दे दिए, अब किसी टेस्ट सीरीज में दे दिए, कुछ भी कर दिए भाई। उससे पहले एक चीज़ पहले पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद टेस्ट दो, सब कुछ दो, तब तो समझ में आता है। अब पता है कि कुछ कंप्लीट है नहीं और जाके टेस्ट देने लगो, उससे आपका भला होने वाला हमेशा अधूरा रहेगा। 4 फैक्ट आपको याद आ जाएंगे, एग्जाम पास होने वाला नहीं है उससे, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले एक बार कंप्लीट करो, उसके बाद फिर आगे जाके टेस्ट वगैरह जो भी होता है, मैराथन होता है, जो भी उसको करते रहो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जो भी करना है, लेकिन पहले एक बार ये पूरा करो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।